सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अपन पढ़ रहे हैं अपना जो प्रकाश वाला जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है और आज हमारी जो 5वीं क्लास होगी, इस चैप्टर की कौन सी क्लास होगी? 5वीं क्लास होगी। 4 क्लासें अपन पढ़ चुके हैं और उनकी क्लास है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखें और उसके बाद में इस क्लास को देखें, अन्यथा आपको ये चीज़ आज वाली जो अपन चीज़ें समझेंगे वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको शेयर भी करना है। तो आज अपन प्रकाश का जो चैप्टर चल रहा है परावर्तन और अपवर्तन का, इसमें अपन है आज क्या पढ़ेंगे? आज देखो, आज अपन 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितनी चीजें? आज अपन 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और एक अपन देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोनों ही चीजें। क्या पढ़ेंगे? एक तो अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और एक अपन पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पणों के उपयोग। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की अगर अपन बात करें तो 2 ही कंडीशन है। एक कंडीशन तो है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पर? एक क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। और दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव P के मध्य स्थित हो। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग। तो ये आज की हमारी क्लास रहने वाली है। आगे बात समझ, जल्दी से इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, तो कल अपन बात कर रहे थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति के बारे में। आगे बात समझ, कल अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की अपन ने स्थितियां पढ़ी थी। ठीक है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कितनी स्थिति होती है? 6 स्थिति होती है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की अगर अपन बात करें, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, और इसकी मैंने आपको कितनी स्थितियां बताई थी? 6 स्थितियां। कितनी स्थितियां बताई थी? 6 स्थितियां बताई थी। और आज अपन जो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां। ठीक है, और वो है अपने 2। इसकी कितनी है? इसकी 6 है। इसकी कितनी है? 6 है। और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, सॉरी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, और इसकी कितनी स्थितियां अपन पढ़ेंगे? इसकी स्थिति अपन पढ़ेंगे 2, क्योंकि इसकी 2 ही स्थितियां होती है। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 2 ही स्थितियां क्यों होती है, इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे केवल और केवल 2 ही है। ठीक है, इसके बारे में कल मैंने बताया था कि इसकी 6 स्थितियां होती है और 6 स्थितियां क्यों होती है, तो ये अपन पूरा डिटेल से कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल और अवतल जो दर्पण है ना, इनके उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके दैनिक जीवन में इन दर्पणों का उपयोग कहाँ किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये, साइंस की कोई भी चीज है जिसको अपन किताब में पढ़ते हैं तो उसका मतलब कोई किताब में पढ़ने तक ही सीमित नहीं है। उसका मतलब किताब में पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, दैनिक जीवन में उसका उपयोग होता है ना। कोई ना कोई उपकरण बनाने में, कोई मशीन बनाने में, है ना, दैनिक जीवन में उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। ठीक है, विज्ञान इसी पे है। विज्ञान मानव को क्या बनाती है? मानव के लिए क्या बनाती है? सुविधाएं उपलब्ध करवाती है मानव के लिए। ठीक है, नई नई तकनीकें, नए नए उपकरण वगैरह। तो अवतल दर्पणों के उपयोग कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है कैसे, तो 2 स्थितियों की बात करेंगे। सबसे पहले स्थिति देखते हैं अपन, स्थिति फर्स्ट। ठीक है, स्थिति फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट क्या हो जाएगी? स्थिति फर्स्ट हो जाएगी अपने जब वस्तु अनंत पर हो, जैसा कि अवतल में भी यह स्थिति बनती है ना, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो। देखो, ये स्थिति अवतल में भी बनती है और उत्तल में भी बनती है। आगे बात समझ में, कहाँ बनती है? अवतल में भी बनती है
और उत्तल में भी बनती है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आगे बात समझ में। और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में केवल दो ही स्थितियां क्यों बनती है उसको भी मैं आगे बताऊंगा ट्रिक के साथ, ठीक है। तो अभी आप देखते रहो किस प्रकार से होता है मामला। देखो, तो पहले इसके लिए अपन उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण को बनाने का कैसे बनाते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है इसके बारे में मैं पहले से आपको बता चुका हूं, ठीक है, पिछली क्लासों में। तो ये हो गया अपने उत्तल दर्पण, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। इसके अंदर की ओर जो वक्रित सतह होती है उस पर परावर्तक पदार्थ की क्या होती है, पॉलिश की होती है। ये हो गया एमएन, ध्रुव हो गया, सॉरी द्वारक हो गया। ये हो गया मुख्य अक्ष, क्या हो गया, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया ये, ठीक है। अब इसमें अपन बात करें तो यहां पे हो जाएगा, मान लिया कि फोकस एफ, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, और यहां पे ये हो गया इसका ध्रुव पी। आगे बात समझ में। अब वस्तु को कहां पर रखा गया, अनंत पर। वस्तु को कहां रखा गया, अनंत पर रखा गया। तो उत्तल दर्पण में भी ये कंडीशन बनती है और अवतल दर्पण में भी ये कंडीशन बनती है। आगे बात समझ में। उत्तल में दो ही कंडीशन बनती है टोटल मिला के, अवतल में 6 बनती है, देखेंगे इनको। सबसे पहले अपन अनंत। तो कल भी मैं आपको बता रहा था कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि वह वस्तु छोटी कितनी है, कितनी बड़ी है, उसके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं होती। और ऐसी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या आएगी, समांतर आएगी। क्या आएगी, समांतर आएगी। तो कल भी मैं आपको कह रहा था अपने को प्रतिबिंब निर्माण के लिए कितनी किरणें चाहिए होती है, 2 किरणें। कितनी किरणें चाहिए होती है, 2 किरणें। अब चाहे तो एक नियम की 2 किरणें ले लो या 2 अलग अलग नियमों की किरणें ले लो, ये मैं कल बता चुका हूं अच्छे से, ठीक है। तो अपन मान लिया कि अनंत पे कोई वस्तु रखी गई है, तो अनंत पे कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो एक किरण अपन ऊपर ले लेंगे, रेखा ले लेंगे, नीचे ले लेंगे, ठीक है। एक मुख्य अक्ष के ऊपर ले लेते हैं प्रकाश की किरण और एक मुख्य अक्ष के नीचे ले लेते। कम से कम 2 किरणों से प्रतिबिंब निर्माण होगा, ध्यान रखना। एक किरण से प्रतिबिंब निर्माण नहीं हो सकता है, कम से कम 2 होनी चाहिए। उसके अलावा आप 3, 4, 5, 6 कितनी भी ले सकते हो, नियमों के अनुसार परावर्तन होगा और वो उसी जगह पे प्रतिबिंब बनाएगी। पर अपन सुविधा के लिए 2 ही लेते हैं, 3 ही लेते हैं, क्योंकि फिर डायग्राम के अंदर बहुत सारी किरणें बन जाती है, डायग्राम साफ सुथरा नहीं बनता है, समझने में भी दिक्कत आती है, डायग्राम बनाने में भी दिक्कत आती है। तो अपने 2 किरणों से ही आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी 2 प्रकाश की किरणों को लेते हुए ही सारे प्रतिबिंब निर्माण किए गए। आगे बात समझ। तो 2 किरणें लेते हैं, एक हो गई मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण। अब बताओ, हमने उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें नियम क्या है, एक नियम ये बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से, ठीक है। मतलब ये प्रकाश की जो किरण है इधर से आएगी, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऊपर चली जाएगी, फैल जाएगी। क्योंकि उत्तल दर्पण को अपन अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं इसको अपन अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, ये फैला देता है, इसलिए इसको अपन अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण भी इसको अपन कहते हैं। और अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण को। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, पास पास में लाता है, या मिलाने की छोड़ो, आप पास पास में लिख सकते हो कि अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को पास पास में लाता है ना, या फोकस में मिला देता है, इसलिए उसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि ये फैला देता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण इस प्रकार से फैल जाएगी। एक और नीचे किरण ले लेते हैं, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है, और ये भी क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात यहां से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। लेकिन ये प्रकाश की किरण पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, और ये किरण भी पीछे से, या इस किरण को यहां से देखेंगे तो ये यहां से आती हुई दिखेगी, और इसको यहां से देखेंगे तो ये यहां से आती हुई हमें प्रतीत होती है। दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें फोकस पर मिलती है आभासी तौर पर,
या मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे भी बोल सकते हो। दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, क्योंकि एक बिंदु के रूप में फोकस के ऊपर मिल रही है तो बिंदुवत बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। तो इसके अपन विशेषताएं लिख लेते हैं। और कौन कौन सी विशेषताएं बनेंगी, देखो विशेषताएं प्रतिबिंब की देख लो, विशेषताएं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। पहली विशेषता देखो, पहली विशेषता तो ये हो जाएगी अपने कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस। सीधा ही लिख देता हूं मैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके जो डिजिटल नोट्स है ना उनके ले लेना आप। फोकस का मतलब एफ पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा। इसके अलावा देखो बिंदु साइज का बहुत छोटा बिंदुवत होगा, क्योंकि फोकस पर बन रहा है, बिंदु के रूप में बन रहा है। तो अगली विशेषता हो जाएगी बहुत छोटा बिंदु साइज का। किसका, बिंदु साइज का, या बिंदुवत बोल सकते हो, बिंदु साइज का बनेगा। आगे बात सुन, तीसरी विशेषता, ठीक है। तीसरी विशेषता देखो, प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही भाई। ये प्रकाश की किरणें इधर से आई, आपतित हो रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात इधर चली गई, फैल गई, और ये भी इधर से आई और इधर परावर्तित हो गई। लेकिन आभासी तौर पे ये कहां से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है एफ से। इसलिए प्रतिबिंब भी कैसा होगा, आभासी, वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए जाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। अधिकांश अवतल दर्पण की 6 कंडीशन हमने पढ़ी है। 6 में से शुरुआत की जो 5 कंडीशन होती है अवतल दर्पण में, उनमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और लास्ट 6ठी वाली जो कंडीशन होती है उसमें प्रतिबिंब बनता है अपने आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जहां पे वास्तविक प्रतिबिंब में आंख बंद करके उल्टा लिख दो। आगे अपन लेंस भी पढ़ेंगे, लेंस में भी यही मेथड चलेगा। आभासी प्रतिबिंब आते ही करना है सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब आते ही करना है उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। ये दिमाग में गांठ बांध के रख लो। वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप लेंस पढ़ो और चाहे आप दर्पण पढ़ो, ये चीज फिक्स रहने वाली। चाहे अवतल दर्पण पढ़ो, चाहे उत्तल दर्पण पढ़ो, चाहे अवतल लेंस पढ़ो और चाहे उत्तल लेंस पढ़ो, ये चीज फिक्स रहने वाली है। वास्तविक आएगा तो उसके साथ में आएगा उल्टा प्रतिबिंब, और उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकता है क्योंकि वो वास्तविक है। आभासी होगा प्रतिबिंब तो वो सीधा होगा, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये दो तो फिक्स ही है, ठीक है। आगे देखो, तो बहुत छोटा बिंदुवत या बिंदु साइज का होगा और आभासी रूप से मिल रही, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब होगा। और चौथी विशेषता क्या हो जाएगी, चौथी हो जाएगी अपने पर्दे पर इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि आभासी। वास्तव में तो प्रकाश की किरणें इधर चली गई, ये तो आभास, हम जबरदस्ती मिला रहे हैं इनको। क्या कर रहे हैं हम इनको जबरदस्ती मिला रहे, डैश डैश करके मिला रहे। वास्तव में तो प्रकाश की किरणें इधर से आई और इधर चली गई, इधर से आई इधर से चली गई, पर अपन इनका एक काल्पनिक पथ बनाए। तो काल्पनिक पथ बनाने पर दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणों का जो काल्पनिक जो पथ है वो फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, और यहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगी इसकी विशेषताएं। आगे बात समझे, और ये हो गया डायग्राम। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन दूसरी स्थिति की बात करें, जब वस्तु का हो अनंत व पी के बीच में। जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव का मतलब ध्रुव पी के मध्य स्थित हो, ध्रुव पी के मध्य स्थित हो, ठीक है, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और यही लास्ट कंडीशन है, दो ही कंडीशन होगी। कितनी कंडीशन होगी, दो ही स्थितियां बनेगी उत्तल दर्पण में। अब दो क्यों बनेगी वो अभी मैं समझाऊंगा, है ना।
दो क्यों बनती है इसके बारे में मैं आपको अभी समझाता हूं, ठीक है। पहले अपन दर्पण बना लेते हैं, उत्तल दर्पण। ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। अब दो ही स्थितियां क्यों बनती है वो देखो, उसमें 6 क्यों बनती है। देखो अनंत हो गया इधर, अनंत हो गया इधर। अब दूसरी स्थिति बनेगी अनंत और P के बीच में, P का मतलब ध्रुव। अब बाकी वाली कंडीशन क्यों नहीं बनती है, जैसे अवतल में बन रहा था कि F और C के बीच में, C पर हो जब वस्तु, P और F के बीच में, तो थोड़ा सा लगाना है दिमाग कि उत्तल दर्पण में C और F इधर रह जाते हैं दर्पण के पीछे, और इधर से प्रकाश की किरणें थोड़ी आएगी उत्तल दर्पण में, क्योंकि इधर तो परावर्तक पदार्थ की क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। तो प्रकाश की किरणें तो उत्तल दर्पण में इधर से आएगी, जबकि उत्तल दर्पण के फोकस वक्रता केंद्र इधर रह गए। तो C और F वाली C और अनंत के बीच वाली और P और F वाली, ये 4 स्थितियां उत्तल दर्पण में नहीं बनती है, क्योंकि ये इधर रह जाते हैं। अब इधर कुछ भी नहीं, सीधा यहाँ P है और उधर फिर अनंत है, तो एक कंडीशन तो अनंत वाली बन गई। और अब अनंत के और P के बीच में कहीं रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, है ना, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पर भी रख दो, एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब प्राप्त होगा, एक ही सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वस्तु को रखा तो फिर प्रतिबिंब इधर कहीं और बनेगा, यहाँ पे रखा तो इधर, एक ही कंडीशन पे बनेगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। कहीं पर भी रख दो, अनंत और P के बीच में आप प्रतिबिंब को कहीं पर भी रख दो, प्रतिबिंब बिंब को कहीं पर भी रख दो, प्रतिबिंब एक ही जगह बनने वाला है। आगे बात समझ, कहां पे बनेगा देखते हैं। देखो इसको, तो मान लिया कि यहां पर अपन, यहां पे ये बिंब या वस्तु को रख देते हैं, A और B। ये AB क्या है, बिंब या वस्तु। ध्यान रखना, वस्तु को अपन क्या बोलते हैं, बिंब भी बोलते हैं ना, वस्तु, या इसको अपन क्या बोलते हैं, बिंब। क्या बोलते हैं, बिंब। बिंब बोल दो या वस्तु बोल दो, एक ही बात है। और फिर उसका बनता है प्रतिबिंब। तो देखो यहां से प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी और फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार से, ठीक है। अब अगला नियम अपने को क्या लागू करना है, वक्रता केंद्र की तरफ वाला करना है ना। यहां पे अपन फोकस वाला भी कर सकते हैं या वक्रता केंद्र की तरफ वाला भी कर सकते हैं। आगे बात समझ लें, तो वक्रता केंद्र की तरफ आपतित प्रकाश की किरण वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। देखो इसमें डायग्राम में देखते हैं अपन, इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, यहीं से ये क्या हो जाएगी, वापस परावर्तित हो जाएगी। तो जा किस तरफ रही है, ये वक्रता केंद्र C की तरफ जा रही है, लेकिन यहीं से परावर्तित हो गई। अब ये दोनों जो प्रकाश की किरणें जो आभासी तौर पे है ना भाई, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इधर परावर्तित हो गई, यहां से देखेंगे तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक। ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, लेकिन बीच में से इसी दिशा पर वापस क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया। नियम हमने पढ़ रखे, ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये नियमों के तहत है, और नियम वाली क्लास आपको देख लेनी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही थी, तो इसका वास्तव में रास्ता क्या होना चाहिए था, ये इसका पथ होना चाहिए था, लेकिन ये यहां से परावर्तित हो गई। तो ये जो दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रही है वहीं पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब A डैश और B डैश। क्या बन जाएगा, A डैश B डैश। अब देखो, अब प्रतिबिंब की विशेषताएं देखो, विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी, ठीक है। प्रतिबिंब की विशेषताएं, डायग्राम सही बनाना है, डायग्राम को देखकर ही विशेषताएं लिखनी है, विशेषताओं को रटना नहीं है अपने को किसी भी कंडीशन में, ठीक है। रटने से काम नहीं चलेगा, भूल जाओगे, ठीक है। समझना है सही तरीके से। डायग्राम यदि आपको बनाना आ गया तो आप आसानी से ये बना दोगे, और फिर विशेषताएं आसानी से इसको चित्र को देखकर, डायग्राम को देखकर आप लिख दोगे। यदि आपको डायग्राम बनाना आ गया तो विशेषताओं को रटने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो जैसे ये डायग्राम हमने बना लिया, अब इसको देख देख कर अपने विशेषताएं लिखते। देखो पहली विशेषता क्या हो जाएगी अपने, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, P और F के बीच में बढ़ेगा, ध्रुव और F के बीच में बढ़ेगा हमेशा ही। कहाँ बनेगा, ध्रुव और F के बीच में, ध्रुव P है ना, ध्रुव P एवं फोकस F के मध्य ना, केवल F लिख देता हूं,
एफ के मध्य बनेगा। ठीक है, दूसरी विशेषता बताओ, वस्तु है इतनी बड़ी और प्रतिबिंब बन रहा है इतना सा छोटा सा। देख लो, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना सा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, और तीसरी विशेषता और चौथी विशेषता चेंज होगी नहीं, जो अभी पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि दोनों प्रकाश की किरणें आभासी तौर पे मिलती है, तो आभासी और सीधा, ए है ना, ए नीचे है, ए नीचे, बी ऊपर है, बी ऊपर है, तो सीधा है। या ऐसे समझ लो, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है, प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, तो सीधा ही है। वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर, तो सीधा ही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी होगा ना, या आभासी व सीधा, आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये पहले ही बता चुका हूं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी विशेषताएं। ठीक, तो ये हो गए अपने दो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की दो कंडीशन। अब इनके अपन उपयोग देखते हैं कि भी इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो पहले देखो, अपन अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। किसके उपयोग? अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, और उसके बाद में अपन देख लेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो अवतल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं, इनको अपन देख लेते हैं। देखो, ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग कौन कौन से होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जो उपयोग होता है वो अपने एक तो सर्च लाइट, ठीक है, किसमें? सर्च लाइट, इसके अलावा टॉर्च, इसके अलावा जो वाहनों की जो हेडलाइट होती है, वाहनों की हेडलाइट में है ना, अग्रदीप हेडलाइट है ना, हेडलाइट्स में, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं अग्रदीप, अग्रदीपों में। अब देखो ये क्या है, इसको समझो आप अच्छे से। सर्च लाइट होती है एक तो, और एक टॉर्च होती है। इनके अंदर क्या, और एक जो अपने जो वाहनों की हेडलाइट होती है, आगे वाली लाइट है ना, इनके अंदर एक कटोरी नुमा संरचना आपने देखी होगी। कैसी? कटोरी नुमा संरचना। इस प्रकार की संरचना होती है इनके अंदर। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है ना, कटोरी नुमा संरचना होती है। फिर आगे कांच लगा, उसको अपन बल्ब बोलते हैं। या ये स्थिति, अब ये कटोरी नुमा संरचना क्या है? ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। क्या है? एक प्रकार का, ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होता है। अपने घर में जो टॉर्च होती है, जो बैटरी होती है, उस बैटरी को खोल के देख लेना, यहाँ पे लगा रहता है उसके अंदर बल्ब। क्या लगा रहता है? यहाँ पे बल्ब लगा रहता है। और एक चमकीली सी कटोरी होती है ना, क्या होती है? चमकीली सी कटोरी। उस पर वो चमकीला पदार्थ क्या है? वो परावर्तक पदार्थ ही होता है ना। अब ये बल्ब होता है फोकस की स्थिति पर। ये जो हेडलाइट की जो ये कटोरी होती है, टॉर्च में, सर्च लाइट में जो ये कटोरी होती है, इसका शेप कैसा होता है? अवतल के जैसा होता है, और परावर्तन का ये कार्य करती है। अब इसमें जो बल्ब लगाया जाता है वो फोकस की स्थिति पे लगाया जाता है। जब बल्ब प्रदीप्त होगा तो बल्ब से क्या निकलेगा? प्रकाश। ये प्रकाश, अब आपको पता, फोकस से निकलने वाला प्रकाश दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? इससे टकराकर क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। समांतर प्रकाश पुंज है वो प्राप्त होता है। इसलिए वाहनों की लाइट बिल्कुल सीधी जाती है। टॉर्च को ऑन करते तो बिल्कुल लाइट है वो सीधी जाती है। आगे बात समझ में? अगला उपयोग है इसका सेविंग दर्पण के रूप में। किस रूप में? सेविंग दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग होता है। सेविंग दर्पण, सेविंग दर्पण में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। और स्थिति की अगर अपन बात करें तो स्थिति नंबर 6, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कौन सी स्थिति? 6 नंबर वाली स्थिति।
6 नंबर स्थिति में याद करो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी सीधा और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कंडीशन या स्थिति नंबर 6 को याद करो। तो आभासी दर्पण होता है और जो शेविंग दर्पण अपन शेविंग बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए जिसके पास सैलून वाले दुकान के पास में जाते हैं अपन, तो वहाँ पे जो दर्पण होता है, हालांकि वो तो कम खर्चे वाले समतल दर्पण भी रख सकते हैं, पर ओरिजिनलिटी में वो अपने शेविंग दर्पण होना चाहिए। शेविंग दर्पण जो होता है वो अवतल होना चाहिए। तो उसमें क्या कि व्यक्ति का बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। क्या दिखेगा, बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। तो एक तो शेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं, एक दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग करते हैं। किसमें, दंत चिकित्सा में। दांतों के जो चिकित्सक होते हैं वो इसी का उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सा। दांतों के जो चिकित्सक होते हैं वो दांतों को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, और वो दर्पण अवतल होता है। यहां पर भी कौन सी स्थिति का उपयोग होगा, छठी स्थिति का। इसमें भी छठी स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर उस दर्पण में फिर देखते हैं, ताकि उसको आसानी से देखा जा सके, है ना। आसानी से उसमें क्या कुछ बीमारी है उसका सटीकता से उसको आसानी से आराम से देख सके। तो दंत चिकित्सा में, शेविंग दर्पण में, और सर्च लाइट, टॉर्च, वाहनों की जो हेडलाइट, जो अग्रदीप जो होता है, उनमें ये इसी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक उपयोग और है इसका, और वो है अपने जो सौर किरणें होती है ना, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में, किसमें, सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने में, प्रकाश को क्या करने में, केंद्रित, एक जगह लाने में, केंद्रित करने में किया जाता है। सौर भट्टियों में प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सौर भट्टियों में अवतल दर्पणों का बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सूर्य के सामने लगा देते हैं। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य होता है अपने अनंत पर। कहाँ होता है, अनंत पे होता है। अब अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस में मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी, तो एक बिंदु पे केंद्रित करता है, जहां पे उसका फोकस वाली इस कंडीशन पे उसका यूज कर लिया जाता है या उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। आगे बात समझ में। तो ये अपने 4 उपयोग है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के। आगे बात समझ में, अच्छे से देख लेना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देखें उत्तल दर्पण के उपयोग। किसके, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग अपने बहुत ही कम दे रखे यहाँ पर, है ना। अपने सिलेबस के अंदर उत्तल दर्पण के जो उपयोग है वो बहुत कम दे रखे हैं। जो दे रखे हैं वही बताऊं मैं। वैसे तो एक ही दे रखा है ना, वैसे तो एक ही दे रखा, ठीक है। तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। एक और मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, जो आधुनिक समय में उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। देखो, इसका उपयोग करते हैं अपन वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में। किस रूप में, वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में, ठीक है। वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में, पश्य दृश्य दर्पण के रूप में। अब ये क्या होता है, इसको देखो, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। केवल नाम को देखकर घबराना नहीं है ना। इस नाम को देखकर घबराना नहीं है। पश्य दृश्य दर्पण के रूप में, है ना। पश्य का मतलब क्या होता है, पीछे का। पश्य का मतलब क्या होता है, पीछे का। और दृश्य का मतलब तो दृश्य होता है ना। पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहनों में ड्राइवर साइड में दर्पण लगा होता है ना। वाहनों में ड्राइवर साइड में दर्पण लगा होता है, उसको अपन बोलते हैं पश्य दृश्य दर्पण। जब अब ये क्या करता है, वाहन चलाने में सुविधा प्रदान करता है। मान लिया कि बड़ी बड़ी बसें हैं, ट्रकें हैं, या कोई भी है, छोटी बाइक भी क्यों ना हो, है ना। व्यक्ति चलाने वाला आगे ध्यान रखेगा, लेकिन पीछे से भी तो यातायात के साधन आते रहते हैं। तो कई बार एम्बुलेंस या जो स्पीड से आ रहे होते हैं उनको साइड देनी पड़ती है, या कभी ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक लेते तो बड़ी बड़ी बसें, ट्रकें वगैरह होती है, तो उनको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है ना, कि भी पीछे कोई है तो नहीं। तो पीछे की साइड का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण काम में लेते हैं वो उत्तल दर्पण काम में लेते हैं।
अब ये कह सकते हो समतल दर्पण भी तो काम में ले सकते हैं, अवतल भी तो ले सकते हैं, यही क्यों लेते हैं? कई लोग तो समतल भी काम में लेते हैं, लेकिन वो गलत है। उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करता है, इसको आप देखो, क्योंकि पीछे का दृश्य देखना है तो कोई भी काम में ले सकते हैं, नहीं, उत्तल ही ओरिजिनल दर्पण होता है। यदि वाहनों में आप ट्रकों या बस के दर्पण को देखना, हाथ लगाओगे तो ऐसे बीच में से उभरा हुआ होगा, क्या होगा, उभरा हुआ होगा, ऐसे राउंडेड लगेगा, तो वो उत्तल होता है। अब उत्तल क्यों काम में लेते हैं? उत्तल में देखो, दूसरी वाली कंडीशन की अपन बात करें, है ना, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अभी दूसरी वाली डायग्राम में हमने देखा था, कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा ध्रुव और इसके एफ के बीच में बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। चूंकि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक तो जैसे मान लिया कि इसी साइज का मैं अवतल दर्पण बनाऊं, जैसे मान लिया इसी साइज का मैं अवतल दर्पण बनाऊं, ये अवतल दर्पण बना दिया मैंने। अब अवतल दर्पण का दृष्टिप्रास कितना हो, दृष्टिप्रास का मतलब प्रतिबिंब बनाने की जो रेंज होती है, सामने के दृश्य को देखने की जो रेंज होती है, वो देखो, वो इसके बस इस प्रकार से चलेगी, क्योंकि इससे इधर की कोई वस्तु है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बने, लेकिन उत्तल बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका दृष्टिप्रास है वो बढ़ जाता है, इसका दृष्टिप्रास काफी बढ़ जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक कारण और है, एक कारण और वो ये है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है, इसलिए अधिकांश दृश्य के प्रतिबिंब इसके अंदर बन जाते हैं। अभी पीछे का सारा दृश्य इसमें दिख जाएगा, इसलिए देख लेना, यदि किसी बस, ट्रक या मोटरसाइकिल जो अपनी बाइक होती है उसमें साइड में लगे हुए दर्पण से देखोगे और पीछे की वस्तु छोटी दिखती है और बहुत सारे एरिया को कवर कर रही है, इसका मतलब है कि वो उत्तल दर्पण है और वो ओरिजिनल है, क्योंकि उत्प्रश्य दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल का ही उपयोग होना चाहिए। यदि पीछे की वस्तुएं बराबर दिखती है ना, तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल नहीं, तो पीछे का दृश्य छोटा दिखेगा, छोटी वस्तु दिखेगी, तो ये। और इसके अलावा आजकल एक इसका उपयोग एटीएम में भी करते हैं, एटीएम में भी पश्य दृश्य दर्पण के रूप में ही करते हैं। कैसे? आजकल क्या है कि एटीएम से जब व्यक्ति पासवर्ड डालता है तो कई बार क्या होता है कि पीछे से व्यक्ति देख लेता है कि क्या पासवर्ड डाल रहा है। जो ये चोर वगैरह होता है, जो एटीएम के आसपास में घूमते रहते हैं, ये यही ध्यान रखते हैं कि कौन जा रहा है ना, ये भी पैसे निकालने के बहाने उसके पास में जाके खड़े हो जाते हैं। अब व्यक्ति तो पासवर्ड डालने में रह जाता है या पिन डालने में रह जाता है, और वो पीछे से देख लेता है इसका पिन क्या है, और वो उसके निकलते ही वो हाथों हाथ ऐसे ना वो चोरी कर लेते हैं ना। तो इस प्रकार साइबर क्राइम होता है। क्या होता है? साइबर क्राइम जैसी घटनाएं होती है। तो आजकल क्या है कि एटीएम में जो व्यक्ति जब पैसे निकालेगा उसके सामने की तरफ उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है, ताकि पीछे कौन कौन है उसको सामने दिखाई दे जाए। कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो वो भी उसको दिखाई दे जाएगा। तो हालांकि कई जगहों पर है, कहीं पर नहीं। तो आजकल एटीएम में भी, एटीएम में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में भी आजकल इसका उपयोग होने लग गया है। तो इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए कि भाई पश्य दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं। आगे बात समझ, तो ये कारण अपने को पता होना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इन चीजों का। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे, एक तो दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, एक चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे अपन आवर्धनता। क्या पढ़ेंगे? 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, एक दर्पण की आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे, और एक अपन पढ़ेंगे दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।